हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर 12th का ख़त्म कर दिया था सॉल्यूशन, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर कौन सा है? थर्ड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें सेल पढ़ना है, नर्व्स इक्वेशंस पढ़नी है, और मोलर कंडक्टिविटी पढ़नी है, रेजिस्टिविटी पढ़नी है, कंडक्टेंस पढ़ना है, रेजिस्टेंस पढ़ना है, और कोरोजन भी पढ़ना है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी और उसके टर्म्स भी समझने हैं, और कुछ फॉर्मूले, मोलर कंडक्टिविटी है, स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी है, कोलार्ज लॉ है। तो ये सारे लॉ भी कवर करने हैं जो क्या कहते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में वर्क करते हैं, जो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं मोल्टेन स्टेट में, या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो उनकी बात भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेन चीज़ जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब केमिकल्स के थ्रू, केमिकल के यूज़ से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। यहाँ पे हम केमिकल का यूज़ करके सेल बना रहे हैं। ठीक है, सेल में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रहे हैं, कुछ मोल्टन स्टेट डाल रहे हैं, या ड्राई सेल भी बना रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन थीम तो समझ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, या फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हम लोग? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से। स्पॉन्टेनियस मतलब जो चीज़ें अपने आप हो रही हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है? जो रिएक्शंस हो रही हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, केमिकल्स के बीच में जो रिएक्शन हो रही है उसके बीच, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। फर्स्ट थिंग ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, कुछ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी होती हैं। ठीक है, तो अभी क्या, बैटरीज भी हैं, फ्यूल भी हैं, सेल भी हैं, केमिकल जो बैटरीज हैं जैसे फ्यूल हैं, सेल्स हैं, ड्राई सेल्स हैं, एक्सेट्रा। ये सब क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बैटरी में कुछ कुछ मिक्स कर दिया गया, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की। फ्यूल क्या है? फ्यूल जैसे हम लोग बहुत सारे फ्यूल्स यूज़ करते हैं, जिनको हम क्या कर रहे हैं, आयंस में ब्रेक डाउन करके एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेल में भी ऐसे करेंगे। बैटरी सेल का बिगर फॉर्म है, मतलब हम बहुत सारे सेल जोड़ देंगे तो बैटरी बना देंगे, और सेल उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म है। तो ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसमें ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वेरी वास्ट है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब इंटरडिसिप्लिनरी मतलब इसका फिज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसका मतलब थोड़ी बहुत मैथ्स भी इसमें यूज़ हो रही है, केमिस्ट्री भी बहुत सारी यूज़ हो रही है, फिज़िक्स भी बहुत सारी यूज़ हो रही है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ कंसिडर की जाएंगी। सेल लास्ट में कराएंगे हमने, एक वन शॉट करके मैंने डाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री इन वन शॉट में, उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई है। वहाँ जैसी पढ़ाई थी वो तो मतलब वन शॉट था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हुई थी। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे किससे, हम अपना सेल लास्ट में करेंगे, पहले हम चीज़ें समझेंगे। और हो सकता है ये थोड़ा लंबा क्लास चले, या 20 लेक्चर्स हो जाएं या 15 लेक्चर हो जाएं, तो उस पर टेंशन नहीं लेनी। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी जो हम लोगों को हर जगह हेल्प करेगी। हर जगह मतलब हमको हमारे 11th-12th में भी हेल्प करेगी, हमारे बोर्ड्स में हेल्प करेगी, हमारे नीट और जेई में हेल्प करेगी, हमारे ग्रेजुएशन में हेल्प करेगी, इवन एमएससी में भी हेल्प करेगी, और जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले हम रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सब समझेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहली हेडिंग है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करना है, मतलब उसको बढ़ावा देना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से समझ गए, बिजली या वो क्या कहते हैं उसको, विद्युत, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन मतलब यहाँ पे दो तरह के कंडक्शन होंगे, एक मेटेलिक कंडक्टेंस या कंडक्शन और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो जो मेटेलिक वाला है वो कहाँ यूज़ हो रहा होगा? वो फिजिक्स में यूज़ हो रहा होगा। और जितना भी इलेक्ट्रोलिटिक वाला है कंडक्टेंस वो कहाँ होगा? वो यहाँ यूज़ होगा। तो मतलब जो मोल्टेन स्टेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी वो हम यहाँ पे सारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, सॉरी कंडक्शन लिख दिया, कंडक्टेंस लिखना है। कंडक्टेंस को जी से प्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ें बाद में लिखेंगे, पहले हम इलेक्ट्रोलाइट समझेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, तो ये एक तरह से हेल्प कर रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो पहला टर्म जो आया है वो है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो या तो कंप्लीटली या पार्शली डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, या तो किसी सॉल्वेंट में या फिर मोल्टेन स्टेट में। मतलब मोल्टेन स्टेट मतलब पिघला हुआ स्टेट, उसमें क्या हो रहे होते हैं? डिसोसिएट होते हैं, ब्रेक डाउन हो रहा होता है। जैसे NaCl है, NaCl अगर एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क कर रहा है तो मतलब वो सॉलिड स्टेट में हो सकता है वो अपनी वो इलेक्ट्रिसिटी ना प्रोड्यूस करे, लेकिन जैसे ही वो पानी में मिलाया जाएगा या फिर पिघल जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प कर रहा हो, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो पहला है इलेक्ट्रोलाइट, और इसको लिखते हैं कि compound when any compound dissociate, या फिर लिख दो those compound which dissociate completely, those compounds which dissociate completely, या तो completely ब्रेक डाउन हो जाए अपने आयंस में, जितने आयंस जैसे NaCl लेते हैं हम, तो जितने अगर 10 Na लिए 10 NaCl लिए तो 10 Na बन जाए, Na प्लस बन जाए, 10 Cl माइनस बन जाए। अगर ऐसा कंडीशन है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है। कम्प्लीटली डिसोसिएट कर रहा हो और पार्शली, ठीक है, और पार्शली डिसोसिएट कर रहा हो और partially dissociate या dissolving on any solvent, partially dissociate or dissolve in any solvent और in molten state, या फिर किस में? molten state में। molten state में ज़रूरी नहीं है सॉल्वेंट हो, उसका molten state होगा, वो पिघला हुआ रूप होगा, ठीक है। molten state is known as या are known as इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऐसी चीज़ या ऐसी कोई केमिकल है जो डिसोसिएट हो जाएगी, कंपाउंड विच डिसोसिएट कम्प्लीटली और पार्शली, ये दोबारा लिख लिया, पार्शली डिजोल्व इन एनी सॉल्वेंट और इन मोल्टेन स्टेट। ऐसा कंपाउंड जो डिसोसिएट हो रहा हो, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा हो या फिर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा हो, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट जो हैं दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट में पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है।
तो इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। जो ये बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये अपने मेल्टिंग स्टेट पे भी काम करते हैं, ठीक है। मोल्टन स्टेट जब बन रहा होगा जब ये मेल्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। और उनके एग्जाम्पल करेंगे। होप सो ये नोट हो गया होगा। इसको रब करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं। पहला फर्स्ट एंड ये सेकेंड। फर्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकेंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें डायरेक्टली ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो की पॉइंट्स आपको बता दिए जाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रहेंगी। तो पहला चीज़ मैंने ये बता दी है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो 100% या 95% से अब 95 टू 100%, सॉरी 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। 95 टू 100% डिसोसिएट या फिर, ठीक है, डिसोसिएट्स या ब्रेक डाउन कर जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? 1 से 5% डिसोसिएट होते हैं। 1% टू 5% डिसोसिएट। ये तो सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो रहे होंगे, मतलब डिसॉल्व हो रहे होंगे, या फिर अपने मोल्टन स्टेट में, ठीक है। फिर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो हैं, वो इसमें मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग bases are considered as strong electrolyte, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकते हैं। एसिड और बेसिस हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस किस में आएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। और वीक एसिड्स एंड बेसिस, वीक acids and bases belongs to this belongs to weak electrolyte, ठीक है। वीक डब्ल्यू के मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या होंगे? या बिलोंग्स टू या कंसिडर्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर कोई सॉल्ट पीपीटी फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है, तो वो उस इलेक्ट्रोलाइटिक करेक्टर को डिफाइन करेगा। कोई भी सॉल्ट अगर पीपीटी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, तो वो एबिलिटी रखता है कि उसकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक करेक्टर है वो, मतलब किसी भी सॉल्ट की प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए जो एबिलिटी होगी वो इलेक्ट्रोलाइटिक करेक्टर डिफाइन करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक करेक्टर क्या है कि मतलब ये सॉल्ट प्रेसिपिटेट बना सकता है कि नहीं बना सकता। अगर बना सकता है तो वो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक करेक्टर डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एक तरह से ये भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब ब्रेक कर जाते हैं आयंस में। और ये नहीं ब्रेक्स इनटू आयंस, जरूर लिख लेना, इनटू आयंस, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आ जाते हैं। HCl है, HNO3 है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा? NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ सकता है। तो इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, ये नॉन प्रेसिपिटेटिंग सॉल्ट है, ठीक है, और वो प्रेसिपिटेटिंग सॉल्ट्स होंगे। तो सॉल्ट जो हैं
वो अगर प्रेसिपिटेट बना रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक करेक्टर होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले तो नहीं बना रहे होंगे ना प्रेसिपिटेट, NaCl जैसे। ठीक है, हो गया। इसको रब करते हैं, थर्ड पॉइंट लिखते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो नॉन प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग सॉल्ट्स हैं, आर नॉन प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग सॉल्ट्स। ठीक है, ये नॉन प्रेसिपिटेटिंग फॉर्मिंग सॉल्ट हैं, और ये क्या है, आर प्रेसिपिटेटिंग फॉर्मिंग सॉल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा होगा, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो रहा पूरी पूरी तरह डिसोसिएट हो जा रहा है तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं इनटू इट्स आयंस। और क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग, जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकते हैं। जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं वो वीक बेसिस और वीक एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है हमारा HCl, HNO3, HCl, NaOH। ठीक है, ये होंगे एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल। और वहाँ पे होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हो सकते हैं AgCl, AgBr, CH3COOH, NH4OH, AgCl, AgBr, ये सॉल्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्ट क्या होंगे, NaCl। ठीक है, तो ये सब हो सकते हैं जो हमको क्या कर रहे होंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरफ वर्क कर रहे होंगे। अब एक नया टर्म आएगा जिसका नाम है कंडक्टेंस। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या है, जिसकी वजह से हेल्प होती है इलेक्ट्रिसिटी को या पास करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए। तो पहला टर्म्स कंडक्टेंस लिखते हैं, कंडक्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं G से। ठीक है, और कंडक्टेंस क्या है, इट इज़ अ ease with which electric current pass, it is a ease with which electric current पास, मतलब एक तरह से ये आसानी होती है, मतलब कोई ऐसा ना ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है करंट को पास होने के लिए। जब करंट को पास होने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है तो उसको कंडक्टेंस बोल देंगे, G से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आता है रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है रेजिस्टेंस, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या करता है, एक तरह से ऑब्स्टेकल का वर्क करता है, मतलब ये एक तरह से रोक रहा होता है। ये एक तरह से कुछ ऐसा है, रेजिस्टेंस इट इज समथिंग विच स्टॉपिंग द इलेक्ट्रिक करंट टू पास। ठीक है, या इट इज एन obstacle that stopping
द फ्लो ऑफ करंट। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है एक तरह से, मतलब इजीली करंट फ्लो हो पा रहा, और ये क्या हो रहा है, इजीली करंट फ्लो ना हो इस प्रोसेस में वो क्या करेगा, करंट के फ्लो होने में एक तरह से ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस करेगा, या उसको करंट का फ्लो जो है वो स्लो कर देगा, और ये क्या करेगा, एक तरह से उसको ईज कर देगा, हाँ फ्लो हो लो अच्छे से, और ये कुछ रोक रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ कौन सा होगा, ओम्स लॉ। ठीक है, उसके बाद ये सारे रिलेशन, जी का आर से रिलेशन, और ओम्स लॉ जो है उसमें, और फिर रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, वो टर्म्स समझेंगे, और एक फॉर्मूला रिलेशन जी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में फॉर्मूला देख के हम आज का चैप्टर, मतलब आज की क्लास फिनिश करते हैं। फिर कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी भी पढ़ लेंगे, क्योंकि वो भी यहाँ हेल्प करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख सकते हैं, सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कराया गया है, एक एक चीज़ कराई गई है, और 1-2% जो छूट जाएगा वो क्वेश्चन के साथ करा दिया जाएगा। ठीक है, तो पूरा सीरीज़ क्वेश्चन सॉल्यूशन की आप देख सकते हैं, इसका भी नई प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको रब करते हैं हम। तो नाउ हम लोग करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जो भी वोल्ट या फिर जो भी करंट पास हो रहा होगा, नहीं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का, R तो वो है ना, कांस्टेंट है। ठीक है, जो भी करंट हम पास करेंगे किसी भी चीज़ से, वो उसके वोल्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो भी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, किस में, हमारे वायर में या किसी भी सब्सटेंस में पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वोल्ट क्या होता है, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। I क्या है, करंट, V क्या है, वोल्टेज है, और ये क्या है, करंट है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या इसको कहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो क्या कर रहा होगा, स्टॉप कर रहा होगा, या फ्लो ऑफ करंट को स्लो कर रहा होगा। ठीक है, ये है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ये फर्स्ट हमारा आज का न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला है। सेकंड है, जो G है, जो कंडक्टेंस है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। ये हम समझ ही चुके थे। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंडक्टेंस हेल्प कर रहा है किस में, करंट के फ्लो में, और R क्या है, करंट के फ्लो में ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस कर रहा है, या उसका फ्लो स्लो कर रहा है। ठीक है, फिर एक टर्म आता है, फिर एक नया फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय ए। L बाय ए को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, मतलब सेल की लेंथ और सेल का ही क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब एक तरह से वायर का होता है, वायर का, जो वायर यूज़ किया जा रहा है उसकी लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन, और इसको बोल देते हैं L बाय ए को सेल कांस्टेंट, जिस पे हमारा जो R है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो R क्या हो रहा है, लेंथ और उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन एक जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। तो जो रो है ना, रो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, रो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आर जो है यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी। जितने ये फ्लो में रोकने की कोशिश कर रहा है वही है क्या, रो क्या है, एक तरह से रेजिस्टिविटी है, वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जा सकता है, कि स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर जगह पे कितना कितना मतलब फ्लो होना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन उतना फ्लो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, और स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस। तो ये है क्या, हमारा रेजिस्टिविटी का रिलेशन विथ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है कप्पा। कप्पा क्या होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टिविटी के। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल के भी लिख देते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो दैट इज रेजिस्टिविटी, और यहाँ पे जो के टर्म है उसको बोलेंगे कप्पा। ठीक है, अब कप्पा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब कप्पा रिलेटेड है किससे, हमारे कंडक्टेंस से। तो एक लास्ट रिलेशन और लिखेंगे, जहाँ पे जी जो है वो करा ही देते हैं, जी और के का रिलेशन, इसको आप लिख लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। फिर रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, जो कप्पा है उसको कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, और कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ किए जाएंगे। वी क्या है, वोल्टेज है। आई क्या है, करंट जो फ्लो कर रहा है। आर क्या है, रेजिस्टेंस जो मतलब अगर करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में और उसमें कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से करंट प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रहा, तो उसको रेजिस्टेंस कह देंगे। ठीक है, और जी क्या है, कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस मतलब अगर करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट फ्लो ऑफ करंट को एक तरह से इंक्रीज कर रहा है या उसको ईजिली फ्लो होने दे रहा है, कोई फ़र्क नहीं डाल रहा है उसके फ्लो में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो हमारा है वो लेंथ ऑफ वायर के या लेंथ ऑफ जो भी हम यूज़ कर रहे हैं कंडक्टर, उसके पर डिपेंड करेगा। आर जो हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन पर, ये हमारा लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर, और ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है ना, वो लेंथ ऑफ वायर पे नहीं डिपेंड करेगा, ना एरिया क्रॉस सेक्शन पे। रो डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ द वायर। अगर मटेरियल बदल दिया जाएगा तब ये बदलेगा, बाकी टाइम आर ही बदलेगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कप्पा क्या है, कप्पा एक तरह से रिलेटेड है हमारे किससे, हमारे कंडक्टिविटी से। तो कंडक्टिविटी क्या है, वो हेल्प कर रही है या फिर जैसा करंट फ्लो हो रहा है वैसा होने दे रही है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं प्रोड्यूस कर रही। तो कप्पा उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। इसको रब करते हैं, फिर जी और के में रिलेशन लिखते हैं और यूनिट देख लेते हैं सबकी। सो ये हो गया, रब करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड के। जी क्या है, कंडक्टेंस। के क्या है, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हमको पता है जी इज इक्वल टू 1/r है, और r की वैल्यू क्या है, रो एल अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/रो ए बाय एल हो जाएगा, 1/रो इंटू ए बाय एल हो जाएगा। ठीक है, अब जो 1/रो है वो किसके बराबर है,
कप्पा के बराबर है इंटू A/L। ठीक है। और अगर हम कप्पा के रिलेशन लिखें तो क्या लिख लेंगे, G इंटू L/A। तो जो L/A है वो हमारा सेल कांस्टेंट है और ये है रिलेशन कप्पा और G का। अब यहाँ पे हम यूनिट्स लिख लेते हैं। यूनिट्स, जो करंट है, करंट या आई है, उसकी यूनिट क्या है, एम्पियर। आर की यूनिट क्या है, ओम। ठीक है। और जी की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स या साइमन। ठीक है। SI होता है, साइमन्स, SI। ठीक है। और किसकी लिखनी है, और लिखनी है L/A। L/A की क्या होगी, L/A की होगी सेंटीमीटर इनवर्स और A इनवर्स, सॉरी मीटर इनवर्स। ठीक है। और इसके बाद होगी रो। रो की क्या हो जाएगी, रो की हो जाएगी हमारी, एक मिनट, रो की क्या होगी, R=, रो L/A। ये है, तो ये ओम है। इनकी यहाँ पे क्या है, ये है सेंटीमीटर इनवर्स, तो इधर आके क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। तो रो की ओम सेंटीमीटर होगी। ठीक है। रो इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर और रो मीटर। ठीक है। और ये हो जाएगा कंडक्टिविटी, इसकी होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है। ये हो गए हमारे यूनिट्स जिसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और जो भी क्लास में कराया गया वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो बहुत ज़रूरी है, उसको आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट क्लास पे हम कंसंट्रेशन, जो टर्म यूज़ हो रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में, वो यूज़ करेंगे, वो सारे करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम मोलर कंडक्टेंस भी समझेंगे कि क्या है, सेल कांस्टेंट भी समझेंगे, एन फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेसिकली कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट आपको अच्छा लग रहा है, कोई न्यू चैप्टर पढ़ना है, तो आप वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।